कैसे गुजरेगा ये 8 घंटे का सफ़र। होल के मेरा दिमाग माउफ हो गया है। शुरू का पहला घंटा तो मैं पिक्स लेकर फ्रेंड्स को व्हाट्सएप करती रही, दूसरा घंटा बाहर के मनाज़र देखती रही, लेकिन मेरे बस का रोग नहीं। कभी दरिया, कभी नहर, कहीं काले काले पहाड़। मेरा तो दिल बैठ गया। पता नहीं लोग इन व्यूज़ को खूबसूरत कैसे कह लेते हैं। घंटे में ही मेरा दिल में हमारे खौफ कि मेरे 90 की स्पीड पर आ गया। सो ये मुश्किल भी तर्क हुआ, लेकिन तीसरे घंटे का तीसरा मसला ज़्यादा ख़तरनाक था। और वो मेरे बराबर बैठा मेरा शोर था, जो अपना मोबाइल हाथ में पकड़े फेसबुक में बिजी थे, क्योंकि इनके दौरान सफ़र बातें करना पसंद नहीं, चाहे हम सफ़र सुन की बीवी ही क्यों ना हो। लेकिन आप खुद सोचिए, 2 महीने की नई मिली शादी, हनीमून पीरियड, नारान तक का खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी थी, ऐसी जैसे कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत फरमाना हो। हाय मेरे जैसे नटखट लड़की और इन जैसा ठस बंदा जोड़ मिला भी तो कहाँ। हनीमून पर आने से पहले कैसे कैसे ख्वाब थे। मैं घूंघट की अंजलि और वो मोहसिन खान जाते ही यह गाना, लेकिन सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। ये तो शफ़क़त चीमा से भी बड़े निकले। पलट कर पूछा तक नहीं। अब तक तो मैंने सब्र का खून पी लिया था, जब से वो दोनों जामशीरी कोच में सवार हुए थे। मेरा हलक तक मज़ीद तड़कने लगा था। पिछले आधे घंटे में 3 बार पेप्सी कार्टन खोलकर उसने अपनी बीवी को पिलाया था, और तीनों बार मेरा दिल चलती गाड़ी से कूदने को चाहता था। ये नया मुश्किल कुछ ज़्यादा ही चौंचले दिखा रहा था, जो मुझ जैसे जले दिल वालों पर मज़ीद तेल छिड़क रहा था। मज़ीद दुख की बात तो ये थी कि इन दोनों ने एक बार भी पलट कर हमारी तरफ ही देखा था। हाँ, इतने मुहब थे वो दोनों आपस में। मेरे अंदर एक हसरत भरी होक उठी थी। यहाँ तो मैंने पिछले 2 घंटे से जब भी प्यास की दुहाई दी, एक ही फ़िक्रा सुनने को मिला, फ्लास्क में पानी पड़ा है, पी लो। अपनी बेवकूफ़ों की इतनी ठंड में पानी चढ़ाती जाऊँ, वो तो यूँ ही समझते हैं ना आप। इस लोफर ने पता नहीं बीवी के कान में क्या कहा था कि वो खुलकर गुलनार हुई जा रही थी। मुसाफिरों का भी ख्याल नहीं। ऐसे भी क्या है इख्तियारी के बंदा चिचोड़पन पर उतर आए। मैंने दिल को ढाढ़स दी, लेकिन अगर बात कर भी ली जाए तो क्या हर्ज है। आखिर को बंदा अपनी बीवी से बात कर रहा है, किसी पड़ोसन से नहीं। मेरी नज़रें तो इन दोनों से हट कर नहीं दे रही थी। मेरे सरताज ने मेरा नाम पुकारा। मैंने सो जान से फिदा होकर उनकी तरफ देखा। दोपहर हो गई है, टिफ़िन निकाल कर कुछ खा लो, यूँ भी तुम्हें भूख जल्दी लगती है। इन्होंने ज़रा मोबाइल से नज़र हटाकर मुझ पर करम नवाजी की थी, यूँ जैसे मास्टर ने शरीक को होमवर्क की ताकीद की हो। मेरा दिल जो पहले से जला हुआ था, इस बात मज़ीद जलने लगा। प्राइमरी के बच्चों की तरह टिफ़िन साथ लिए फिरो। इन तो घर के खाने के अलावा बाकी हर चीज़ में कीड़े नज़र आते हैं। वो दोनों कैसी चटपटी चीज़ें खा रहे हैं, किस कदर अकवर्ड लगेगा इनके सामने ठंडे सैंडविच का टिफ़िन खोलना। इन दोनों को भी बेसन तली हुई मछली खाते देखकर मेरा दिल चाह रहा था अपना टिफ़िन चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूँ। आज मुझे अपना आप शफ़ीकुर रहमान की हमाकते के मियाँ बीवी के किस्से जैसा लग रहा था। जैसे हनीमून पर जाते हुए बीवी ने बड़े प्यार से अपने शोर से कहा, जान वो देखिए सामने पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जान ने भी कहा, साथ में खाइयाँ भी हैं। लिहाजा मैं नहीं चाहती थी कि कोई बात करके मुंह की खाऊं, इसलिए चुप रहना ही बेहतर था। और यूँ भी अब मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि वो दोनों अब कुछ ज़्यादा ही प्यार जता रहे थे, और इखलाक का तकाजा यही था कि अब आंखें बंद कर रखी जाएं। सफ़र की हद तक तो ठीक है, लेकिन मुसीबत तब टूटी जमा उन्होंने होटल भी वही चुन लिया जो हमने लिया। हद तो ये कि कमरा भी बिल्कुल हमारे बराबर वाला भी। जितना इनसे बचना चाह रही थी, वो इतना ही सर पर सवार हो रहे थे। अब होटल में मेरे बाप का तो नहीं कि निकाल कर बाहर करूं। अब कमरा साथ साथ है तो जाहिर है मेरी मुलाकात भी होगी। इन दोनों की चढ़ाई देख कर मेरा हनीमून तो गया खाई में, क्योंकि मेरे मियाँ को न तो दिलदारियाँ आती हैं और ना ही वो करेंगे। मेरे ख्वाब तो बेचारे बिन खिले मुरझा गए। अब यही देखिए, अब भी 4 घंटे हुए यहाँ आए और बड़े सो रहे हैं कि सफ़र की थकान बहुत है। और इन दोनों को देखे सामान कमरे में रखते ही परत चलाते चल पड़े। कमबख्तों को ज़रा तकन नहीं, यूँ जैसे हवा में उड़ के पहुँचे हो। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि मुझे यहाँ तक ले कैसे आए। घर में तो 10 नुकसान गंवा दिए थे।
हनीमून के ये तो इनकी अम्मी ने ही राज़ी किया तो चल पड़े। अब तो घर जाके इनकी अम्मी से ही पूछूंगी कि इनको राज़ी करने का कौन सा नुस्खा आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसे नुस्खे मेरी याददाश्त में भी महफूज रहने चाहिए। जब ज़रूरत पड़े एक निकाले। अब ये बात अम्मी से पहले पूछ ली होती तो कितना अच्छा होता। कम अज़ कम मैं इसमें एक नुस्खा निकालती और तो की तरह घूम जाती। लेकिन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये पूरे का पूरा बंदा एक नुस्खे से हल हो सके। हो तो जो मेरे सीने पर मूंग दिल रख रहे हैं, कुछ तो ऐसा हो कि मैं भी इनके सीने का मूंग दिल बन सकूं। मैं ठहर रही तब तो मेरी टांगें भी शल हो गई थी। क्या सोचने से तरकीब से समझ में आ जाती, मेरी तो नहीं होती। फिर क्या फ़ायदा सोचने का, इनको खुद मुझ पर रहम आए तो आए, मेरी तो कोई तरकीब भी कारगर साबित नहीं होगी। मेरे ख्याल में चुपचाप उनके उठने का इंतज़ार करना चाहिए। पौन घंटे से बाथरूम में हूँ, मजाल है क्या था टब भी भर पाया हो। मुसीबत में फंस गया हूँ यहाँ आकर। ये विजिटर्स के लिए होटल बनाए गए हैं या दुश्मन की नफरी बिठानी है यहाँ पर। ऐसा जुल्माना सलूक तो तौलिए से सर रगड़ते हुए इनका पारा हाई लेवल पर था। दोपहर को तो पानी ठीक ठाक होता है, अलबत्ता सुबह ज़रा मुश्किल से हो जाती है। मैंने कपड़े इस्त्री करते हुए ख्वामख्वाह एक फंसी सी हिमायत की थी। ज़रा सी मुश्किल। उन्होंने घूर कर मेरी तरफ देखा। ये ज़रा सी मुश्किल है, हो जाता है ऐसी जगहों पर। ऐसे हर बात के जवाब में मेरी मीन भी जारी थी। सारा सिस्टम ही ख़राब है। जिस मुल्क में सरताज मेरा तो राज मेरा टाइप के ड्रामे ब्लॉकबस्टर लिस्ट में आ जाएँ तो उस मुल्क के हालात पर आठ आंसू रोएं तो क्या करें। घूम फिर के टान फिर उसी ख़राब सिस्टम पर आगे टूटी थी। ये भी एक दिलचस्प वाक़या है। जब एक अवार्ड शो में उस ड्रामे को अवार्ड दिया गया तो मेरे मियाँ का पारा सवा नेज़ को पहुँच गया। मैंने आपको बताया था, मेरे मियाँ हर चीज़ का गलत पहलू पहले देखते हैं और अच्छा बाद में। मेरी नज़रों के सामने ज़िंदगी गुजार है, अगर आके गुजर गया। काश आपने शारून जुनैद कभी देखा होता, मगर कह नहीं सकते क्योंकि रुखसती के वक्त अम्मी ने कहा था हमेशा मियाँ की हाँ में हाँ मिलाना, उसी की खुशी में खुश और दुख में दुख होना। और बस मैं मुश्किल में फंस गई। इनके दुख में तो मैं दुखी होती ही हूँ, पता नहीं उनकी खुशी में खुश होने का फ़र्ज भी कब अदा करूँगी। यूँ तो ये बहुत अच्छे हैं, मगर मेरा हर तरह से ख्याल रखते हैं। मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करते हैं। मुझे अम्मी के घर जाना हो या किसी रिश्तेदार की तरफ फ़ौरन लेकर चलने को तैयार हो जाते हैं। मैं जो भी पुकारूँ खुशी से खा लेते हैं। अगर कहूँ कि ब्लैक के बजाय ब्लू शर्ट पहने तो वो भी ब्लू ही पहनेंगे। मुझ पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाते कि मैं ये ना पहनूँ, वो ना करूँ, यहाँ ना जाऊँ, वहाँ ना जाऊँ। मुझे उनकी तरफ से हर बात की इजाज़त खुली छूट भी कह सकते हैं। इन सब के बावजूद मेरा मसला कुछ और है, यानी मैं चाहती हूँ कि जब मैं हर तरह से पहनने ओढ़ने की इजाज़त दे रखी है तो हर फिर तारीफ़ भी करे। अगर साड़ी बांधी है तो मेरे आगे पीछे फिरे। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं एक ऐसी फिल्मी सी लड़की हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरी एक सच्ची सी ख्वाहिश है जिसके ना ही कोई राइटर है और ना ही डायरेक्टर। हाँ, एक एक्टर की कमी है जो इस सच्ची फिल्म में शामिल है, तो लेकिन डायलॉग्स नहीं बोलता। मज़े की बात तो यह है कि एक दिन मैंने साफ कह दिया कि आपको अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर इसका इजहार क्यों नहीं करते। तो कहने लगे तुम मुझे स्क्रिप्ट लिख दिया करो, मैं बोल दिया करूँगा। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि इजहारनामा हाथ में लिख कर दे दूँ। वैसे मुझे लगता है किसी दिन मार शौक के मैं ऐसा कर भी दूँगी। ये क्या कर रही हो तुम? पिछले 1 घंटे से एक ही शर्ट प्रेस किए जा रही हो, होश में हो तुम? इनके मुतवज्जा करने पर मैं घबरा के हालात हाजिर में वापस आई थी। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती। छोड़ो, ये सब होता रहेगा बाद में। इस्त्री का प्लग निकाल कर उन्होंने मुझे आराम का मशवरा दे दिया था। और इसी बात का तो मुझे डर था। अब ये कहेंगे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, लिहाजा आज बाहर नहीं जाती। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूँगी। नहीं, मेरी तबीयत को तो कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम फिट हूँ। मैंने चेहरे पर इजाफी बशाशत तारी करते हुए कहा। लेकिन मैं आज खुद को फिट महसूस नहीं कर रहा, कुछ सुस्ती सी हो रही है। वो बिस्तर फैल कर लेटे हुए बोले, बाहर निकलेंगे तो तबीयत एकदम फिट हो जाएगी। मैंने इनके पास बैठे हुए कहा, आज मेरा मूड भी नहीं है। उन्होंने नई दलील निकाली, यहाँ हम आराम करने तो नहीं आए, वो तो आप घर में भी कर सकते थे। मुझे इनकी बात की सख्त गुस्सा आया। घर में कहाँ आराम, नौकरी के धक्के आराम सुकून के को ख्वाबो ख्याल कर देते हैं। मैं तो घर से निकलते ही सोच चुका था कि इन चंद दिनों में जी भर के आराम करना है। उन्होंने अपने ख्याल की तस्दीक के लिए एक भरपूर अंगड़ाई ली थी। अब मैं क्या करती? वो तो घर से प्लानिंग करके आए थे। अब अगर उन दोनों का हवाला देती तो उल्टी आंटे गले पड़ने वाली थी वो, क्योंकि उन्हें खुद पर दूसरों के हवाले देना सख्त नागवार गुजरता है। अब तो जो भी करना था प्यार मोहब्बत से ही करना था, और सच से मोहब्बत हो गई थी। खैर, मोहब्बत उनको भी मुझसे है
हो चुकी थी, मगर कहते नहीं, और मेरे पास इतना चालाक और ज़हन दिमाग भी नहीं है कि झट से तरकीब सोची और फट से इजहार हुआ। मुझे तो चुपचाप इंतज़ार करना है, और मुझे यकीन है कि एक दिन कहेंगे ज़रूर कि उसका मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने भी हिम्मत नहीं हारनी, आज नहीं साथ लेकर ही जाना है। उप दरिया के किनारे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडा और मीठा ख्वाब देख रही हूँ। पानी इस कदर शफाफ के अंदर पड़े पत्थर तक नजर आ रहे थे। मेरी नज़र तो एक पल के लिए भी दरिया से नहीं हटा रही थी। मुझे इनके साथ यहाँ बैठना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यूं ही वो दोनों वहाँ आए, मेरा जी चाहा इस पानी में डुबकी लगा दूँ। वो दोनों ही हमसे चंद कदम के फासले पर आकर बैठे थे। बैठने की थोड़ी देर बाद ही उस प्यामन भाई ने मुझे पहचान कर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया था। जब मैंने भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे, तो मैं भी अपने मियाँ की तरफ मुतवज्जो हो गई। कितनी खूबसूरत जगह है, जी चाहता है सारी उम्र के लिए यही रह जाऊँ। क्या आपका दिल नहीं चाहता कि इस जगह पर तमाम उम्र गुजार दी जाए? मेरी बात के जवाब में वो जिस अजीब से अंदाज में मुस्कुराए थे, इससे मुझे अपने सवाल का ठीक ठाक जवाब मिल गया था। इतना खुशनसीब हैं वो लोग जो यहाँ रहते हैं। काश रहा मेरा भी एक घर होता। मैं एक आह भर कर अपनी बात पर अड़ रही। आप यहाँ 4 दिन गुजारने आई हैं मोहतरमा। 4 और 4 8 दिन भी गुजारने पड़े तो पता लग जाए आपको। आप तो हर जगह की खूबसूरती में नुक्स निकालने बैठ जाते हैं। मैंने आज सारे सबक भुलाकर पहली बार इनकी बात से इख्तलाफ किया था। ये सारा इल्ज़ाम है मुझ पर पड़ना। सच तो यह है कि मुझे खुद ये जगह बेहद पसंद आई है, और ये वाहिद जगह है जब मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। तभी तो मम्मी ने जब मुझे तुम्हें कहीं ले जाने के लिए कहा तो मैं सीधा यहीं आया हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए जो इत्तला मुझे दी थी वो मेरे लिए हैरान कुन थी। आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे हकीकतन इनकी इस बात पर गुस्सा आया। यार, इसमें बताने वाली क्या बात थी? मैं पहले भी यहाँ कई बार आ चुका हूँ। जाहिर है जब तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो यकीनन ये जगह मेरे लिए नहीं। और मैं जो ये समझ रही थी कि इन्हें नहीं साथ लाकर कोई तीर मार चुकी हूँ, अब उस तीर की नोक मेरे कलेजे में चीर चुभ रही थी। जानती हूँ ये दरिया कितना बड़ा है और ये कितनी सूरतें अख्तियार किए हुए है। वो शायद मेरा ख्वाब मोड़ थाम गए थे, तभी मुझे भुलाना चाहा था। तुम खुदा की कुदरत देखो। स्वाद से झील से पर का पानी प्याल की सूरत में वादी नारान में गिरता है, तो ये दरिया कन्हार की सूरत इख्तियार कर लेता है। फिर यही नारान से निकलता हुआ कगान, और फिर कगान से निकलता हुआ बालाकोट, और वहाँ से होता हुआ दरियाए झेलम में जाकर गिरता है। जानती नारान और झेलम तक का फासला। वो मुझे दरिया का तौलो अर्ज तो समझा रहे थे, और मेरी नज़र खुद से चंद कदमों के फासले पर टिकी थी, जहाँ वो दोनों दरिया के पानी में पाँव डाले, जिनकी जाने किन बातों पर हंस रहे थे। यकीनन हमारी तरह दरिया की गहराई नहीं नापने बैठे थे। इनकी देखा देखी मेरा दिल भी पानी में पाँव डालने को जाने लगा, सो मैंने फ़ौरन अमल भी किया। उन्होंने ये क्या बचपना है, अभी ठंड लग गई तो यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। हस्बामूल पर तनकीद हुई थी। अब किसी बात का मस्बत पहलू भी देखते हैं, मैंने चिढ़कर कहा। हर बात के दो रुख होते हैं। दानिश्वर है वो है जो मनफी पहलू को कभी नज़रअंदाज ना करे। दानिश्वर को चाहिए आए कभी मस्बत पहलू भी देख लिया करे। मेरे इस पर कहने पर उन्होंने जानदार कहका लगाया था। तुम्हारा अंदाज मुझसे अब तक छुपा हुआ था। सोचता हूँ इस रूप को बहुत पहले बाहर निकलना चाहिए था। मेरे सुख पड़ते चेहरे को उन्होंने प्यार से देखते हुए कहा, तो मैं झिप गई। कोई बात करो ना, ऐसे चुप क्यों हो? ऐसे ही होता था। इनकी तरफ से किसी हल्की सी लगावट पर भी मुझसे कई लम्हों तक बोला नहीं चाहता था। क्या कहूँ? अभी जो कह दिया कि ये दरख्त कितने खूबसूरत हैं, तो आप कहेंगे ये हमारे सर पर भी गिर सकते हैं। मैंने दरख्तों पर नजर जमाते हुए कहा, तो वो खिलखिलाकर हंस पड़े। आज तुम कुछ ज़्यादा अच्छी बातें नहीं कर रही हो। उनके लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। शुक्र है आपको भी कुछ अच्छा लगा। मेरे अंदर से एक सुकून की सांस निकली। इससे पहले वो मेरी बात का कोई जवाब देते, वो दोनों हमारे करीब चले आए। कैसी हैं आप? वो फुलझड़ी मेरे पास बैठे हुए बोली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? मेरा अंदाज भी बहुत नॉर्मल था। मैं कुछ ठीक नहीं हूँ। कल रात मुझे फ्लू हो गया था। सुबह से छींक का मेरा बुरा हाल है। इसके बताने पर मैंने बहुत गौर से इस जिस्म का बुरा हाल देखा था, तो आज आप रेस्ट करती। मैंने इससे बहुत दिल से मशवरा दिया था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं तो खुद आज आना नहीं चाह रही थी, लेकिन बंटी ज़िद करने लगे कि चलो यहाँ घूमने ही तो आए हैं। इसने एकदम से अपने शोहर की तरफ देखते हुए कहा था। बंटी, भला ये अभी कोई शोहर आना ना हुआ? जैसे पड़ोसन की बिल्ली जिस नाम पे शदीद इख्लाफ महसूस हुआ था। कोई मेडिसिन ली? फ्लू में तो सांस तक लेना दूर भर हो जाता है। मैं इसे मशवरा देते हुए खुद को बहुत अक्लमंद महसूस कर रही थी। हम किसी बीमार को
देखकर ये ज़रूर कहते हैं किसी डॉक्टर को दिखाया होता। किस कदर बचकाना बात है भाई, जो बीमार है जिसका सांस लेना दोबर है, जाहिर है उसने डॉक्टर को भी दिखाया होगा, दवा भी ली होगी। हम उसके बजाय ये भी तो कह सकते हैं दवा पाबंदी से खाइए या कि अपना ख्याल रखिए। हम दोनों के मियाँ आपस में बातें करने लगे तो हम दोनों भी अपनी बातें करने लगे। कितना अर्सा हुआ है आपकी शादी को, उसने बहुत दूसरे से मुझसे पूछा। 2 माह हुए हैं, मैंने मुस्कुराते हुए बताया। भैया को 5 माह हो गए हैं, मेरे पूछे बिना ही उसने बता दिया। 5 माह हनीमून कुछ लेट नहीं हो गया आपका? मैं जो ये समझ बैठती कि चंद दिनों का नया नवेला जोड़ा है। 5 माह का सुनकर मुझे हैरत हुई। असल में हम पिछले 1 माह से घर से निकले हुए हैं। यूँ भी कुछ वक्त आए दिन की दावतों में गुजर गया। ये कहने लगी अब 2 माह से पहले घर नहीं जाना। असल में मेरे मियाँ दुबई होते हैं, वहाँ इनकी अपनी शॉप है, इसलिए साल के कुछ 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने वहाँ, इसलिए फरागत है। मेरे मुन्ने से सवाल का इसने तफसील से जवाब दिया था। और मैं जो इसकी 1 महीने के हनीमून का सुनकर दिल ही दिल में अपने मियाँ से शिकवा करना हो रही थी, एकदम शांत हो गई। भला इस फारिग बंदे के सामने मैं नौकरी पेशा शोहर का क्या मुकाबला है? सिर्फ फ्राक दी बड़ी का के बंदा 2 महीने तक गलियां ही नापता फिरे। मैंने आप लोगों को ज़्यादा घूमते फिरते नहीं देखा, या फिर आप लोग तन्हाई पसंद है? आखिरी बात इसने फिर शरीर अंदाज में कही कि असल में ये ज़्यादा शोर शराबा हल्ला गुल्ला पसंद नहीं करते। बाहर तो रोज़ाना निकल गया, लेकिन पब्लिक प्लेस पर ज़्यादा आना जाना नहीं होता। कहते हैं ऐसी जगह जहाँ इंसान ने दूसरे के सुन समझ सके। इनका कहना हम कहीं भी जाएं सोच खूबसूरत हो तो हर जगह ही खूबसूरत लगने लगती है। अपने शोहर का दिफा करना मेरा फ़र्ज़ था। हमें तो आप ये बताएं कि आप क्या सोचती हैं, क्या पसंद करती हैं और क्या कहती है? खासी चालाक लड़की थी, घुमा फिरा कर बात मेरी दुखती रग पर ले आ गई थी। मैं खुद भी हमेशा से ऐसे ही सोच रखती हूँ। किस्मत से मियाँ भी हम मिजाज मिल गए, मेरी बड़ी स्पाइस छुपा गई। ये बहुत गुड लक होती है इंसान की कि इस ऐसे में हम मिसाज लाइफ पार्टनर मिल जाए, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो भी ये हमारी बैड लक नहीं होती। खुदा न खास्ता ज़ाहिर है 2 इंसान एक जैसा मिजाज नहीं रख सकते, कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो आदत मुख्तलिफ हो ही जाती हैं। अब हम ये क्या, हमें शोर शराबा पसंद है तो दूसरे पार्टी को भी लाजमन ये बात पसंद नहीं होनी चाहिए। हमें घूमना फिरना पसंद है तो दूसरे को भी ये होना चाहिए। हम संजीदा मिजाज रखते हैं तो दूसरे को भी बात पर हंसना नहीं चाहिए। हम इस पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि तुम सारे काम भी वही करो जो हमें पसंद है। दिस इज़ नॉट फेयर। दूसरा फ्रीक भी अपने लाइफ स्टाइल को पसंद करता है, इसे भी अपने तमामदार से मोहब्बत होती है। हम इससे कहें हमें नीला रंग पसंद, तुम काला रंग खरीदो भी मत। हमें खाने में चावल पसंद, तुम दिन रात चावल ही खाओ। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इंसान कटरना शुरू कर दे। खुदा न खास्ता 2 इंसानों के दरमियान कोई मजहबी दूरी होती है कि इंसान दिल से लगा ले। इसने अपनी बात के आखिर में मेरी तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं वो क्यों मुझसे इतनी लंबी बात कर रही थी। बहरहाल इसकी बातों से मेरे दिल पर पड़ा बोझ काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। इसकी बातों का ही असर था कि मैं अब काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि मैंने अब इनकी किसी भी बात कढ़ना छोड़ दिया था, और अब मेरी समझ में आ रहा था कि मैं काफ़ी हद तक बचकाना और बेवकूफ़ाना हरकतें करती आ रही थी। मेरे ख्याल में हर बीवी के अंदर एक बेवकूफ़ बच्चा होता है, लेकिन इसे सखा पढ़ा कर अक्लमंद किया जाता है। सही तो कहा है इसने। अगर हम दूसरे की नापसंदीदा हरकतों पर नज़र रखेंगे तो जाहिर ही बात है दूसरा भी हमारी हर हरकत का नोटिस लेता है, वो भी हमारे अंदर अपनी पसंद ढूंढता है होगा। और अगर हमें दूसरे को अपने जैसा बनाना है तो पहले खुद इस जैसा बनना होगा। ये खाने पीने पहनने ओढ़ने जैसी छोटी छोटी बातों की बिल्कुल हमें नहीं। वो मसले जैसे मैं पिछले 2 महीनों से पिलो में बांधे फिर रही थी, अब गिरा खली तो अंदर कुछ भी नहीं था। बात तो सिर्फ आदात की थी। मेरी तबीयत हंगामा पसंद नहीं करती, लेकिन वो फिर भी मुझे यहाँ घुमाने ले आए तो फिर किसकी मानी गई? मेरी ही ना। तो फिर मुझे कड़हन किस बात की थी? मेरे अंदर कोई मुस्कुराया था। तब भी दरवाज़ा खोल कर वही अंदर आए तो मेरे ख्यालात बिल्कुल एहतसाब का सिलसिला भी टूट गया। कुछ देर तो हुई, लेकिन शुक्र है कि काम बन गया। जानती हो पूरी वादी में खुआर होना पड़ा है, तब कहीं ये छोटी सी टैबलेट मिल पाई है। अब तुम इसे खाओ और मुकम्मल आराम करो। बाहर निकलना ख्याल तक मुलतवी कर दो तुम। उन्होंने अब पानी के गिलास से साथ एक पेन किलर देते हुए मुझे हिदायत की थी। कल दरिया से वापस आते हुए मेरा पाँव मुड़ गया था, मोच आई हुई थी।
मगर सूजन भी काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही थी। दर्द से बुरा हाल था, अपने काम तो थे ही, वो मेरी खिदमत भी दिलजमी से कर रहे थे और मुझे ये सब कितना अच्छा लग रहा था। कोई मेरे दिल से पूछता जो कह रहा कि काश ये मोच भी वो बहुत पहले आ गई होती, बस कल ही हम वापस आ रहे हैं बहुत रह लिया। मेरे पाँव का मायना करते उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा, लेकिन अभी तो मैंने गिफ्ट्स भी नहीं खरीदे, मैंने इस पैसे पर सख्त एहतजाज किया। गिफ्ट की कर तो जा रहे हो, काफ़ी नहीं होगा ये? उन्होंने शरारत से मेरे सोजे हुए पाँव की तरफ इशारा किया। गिफ्ट तो सिर्फ मुझे ही याद रहेगा, तो बाबू मेरी को गिफ्ट चाहती हूँ जो भी याद रखे। मैंने इनकी बात पर हंसते हुए कहा, और मुझे क्या गिफ्ट दे रही हो तुम? उन्होंने शरारत से हंसते हुए पूछा, तो मैंने हंसते हुए अपना सूजा हुआ पाँव इनकी तरफ बढ़ा दिया। आते हुए मैं हर बात पर कर रही थी, लेकिन अब वापस आते हुए मैं इस लफ्ज़ को वहीं रख आई थी, क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं रही थी। आज तो पाँव कल से भी ज़्यादा सोच चुका था। बमुश्किल कोच में सवार हो पाई। मुझे यहाँ से जल्दी जाने का कोई दुख नहीं था। मैं यहाँ सारी उम्र रहने तो नहीं आई थी, अब मुझे अपने घर भी तो जाना था, वो घर जहाँ रहते हुए किसी की माननी है और अपनी मनवानी है, किसी को समझना और ख़ुद को साबित करवाना है। और आप जानते हैं, मेरे मियाँ ने ज़ादरा के लिए इतना खाना रख लिया था कि मुझे लगता था रास्ते में इतने स्टेशन नहीं पड़ेंगे जितनी बार लंच होगा। एक रात की बात बताऊँ, हमारी कोच में वो दोनों भी सवार थे, लेकिन वो हमारे हमसफ़र नहीं थे, क्योंकि इनकी अगली मंजिल कागान थी। खैर, जाएंगे तो हम भी कागान के रास्ते से ही। ये अलहदा बात है कि वो दोनों इस सब सरसब्ज़ वादी पर इधर जाएंगे और हमारी कोच जन से मानसहरा और फिर वहाँ से अपने शहर की तरफ रवाना हो जाएगी। कितना सुकून मिलेगा ना अपने घर पहुँचते ही मैं सबसे पहले काम क्या करूँगी, ये मैं अभी से सोचने लगी थी। सबसे पहले मेरे मियाँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। मेरे पाँव की मोच से बहुत परेशान है। भला ये भी कोई परेशानी की बात है? अब यही देखिए, मेरे पाँव के नीचे बैग रख के दिया है, क्योंकि अगर पाँव पर रहेगा तो मुझे तकलीफ़ होगी। अब मेरे मियाँ मोबाइल निकाल कर फ़ोन कर रहे हैं और इतला दे रहे हैं कि हम लोग इंशाल्लाह 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। और फ़ोन करने के बाद उन्होंने अखबार खोल लिया। मैं भी रात 8 बजे तक अपनी अड़ी हुई नींद पूरी कर लूँ, क्योंकि दौरान सफ़र गुफ्तगू करना कुछ ज़्यादा मुनासिब बात नहीं होती। फिर क्या ख्याल है आपका? मैं अपने फ़र्ज़ से ही निभा रही हूँ ना? और अगर कहीं गलती हुई भी तो गम नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा कोई साथी है जो हर पल हर घड़ी मेरे हमकदम है।